तो मूवी शुरू होती है ताइवान से, जहाँ पर हम देखते हैं शिंगलिन हॉस्पिटल को, जो कि पिछले 30 साल से बंद पड़ा हुआ था और ये एक खतरनाक हॉन्टेड हॉस्पिटल है जो कि असलियत में एग्जिस्ट करता था। अब इस हॉस्पिटल को 30 साल पहले बंद इसलिए करा गया था क्योंकि यहाँ पर मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस और अनयूजुअल मौतों के केसेस सामने आने लगे थे, और जब लोगों की अथॉरिटीज की नजर इस चीज पर पड़ी तो ढेर सारे अलग अलग लॉ सूट्स फाइल कर दिए गए और हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। और ये खाली मूवी के अंदर ही नहीं है बल्कि रियल में भी ऐसा हुआ था। अब ये हॉस्पिटल बंद होने से पहले तक तो जैसा था वैसा था, लेकिन बंद होने के बाद ये तो और ज्यादा खतरनाक हो गया क्योंकि फिर लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि यहाँ पर गोस्ट वगैरह दिखाई देते हैं। अलग अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लोग फेस करने लगे थे और यहाँ पर आने वाला कोई भी इंसान कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं गया। वक्त के साथ इस हॉस्पिटल का खौफ और बढ़ता गया और धीरे धीरे इसके आसपास आने वाले लोगों की संख्या भी कम होती चली गई। ऑब्वियस सी बात है, लोग काफी डर गए थे। अब कहानी के अंदर ये दिखाया जाता है कि एक दिन इस हॉस्पिटल के अंदर एक फॉरेनर गोस्ट हंटर कपल आता है जिसमें लड़के का नाम ईथन था। ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और व्लॉग बनाने आए हुए थे। ये लोग किसी तरह से अंदर यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और सब जगह रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं। इन लोगों को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, तो ये लोग हंसी मजाक करते हुए डिसरिस्पेक्टफुल होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ का ये मजाक भी बना रहे थे और अब उन्हें थोड़ा सा डर का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर ये लोग आगे चलकर हड्डी का ढेर और एक इंसानी खोपड़ी को देखते हैं। अब ये लोग इस चीज को समझ ही रहे थे कि इतने में इनको ढेर सारा खून जमीन पर फैला हुआ दिखाई देता है, जिससे कि ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि एक तो ये हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से बंद पड़ा हुआ था और दूसरा यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये खून बिल्कुल ताजा था, यानी कि ये सूखा खून नहीं था। तो इससे इनकी हालत और खराब हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। खैर, अब ये लोग तुरंत ही यहाँ से बाहर जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन तभी इनको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब ईथन जो होता है उसको हेल्प के लिए कोई बुला रहा होता है। वो आगे जाकर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अपनी वाइफ से अलग हो जाता है। अब वाइफ जो होती है वो ईथन को ढूंढने आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही तेज आवाज अपनी ओर आकर्षित करती है। अब वो पलट कर देखती है तो उसको एक बहुत ही लंबा सा भूतिया फिगर जो होता है वो उस पर हमला कर देता है। अब अगले दिन हॉस्पिटल के बाहर लोगों को इस कपल की लाश मिलती है और देखने से लग रहा था कि इन्होंने जैसे छत से कूदकर खुद को खत्म कर लिया हो। और सभी इस हॉस्पिटल के बारे में अच्छे से जानते थे, इस कपल के बारे में जानते थे कि ये खुशहाल कपल था और ये लोग खुद को ऐसे क्यों खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे केसेस यहाँ पर पहले हो चुके हैं और यहाँ पर आने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा इसी तरह से पाए जाते हैं और मोस्टली देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने खुद की ही जान ली हो और हर बार एक मौत की खबर वो लोग बन जाया करते थे। यानी कि अब हर जगह पर यही कहानी गूंज रही थी कि एक फॉरेनर कपल यहाँ हॉस्पिटल में आया और खत्म हो गया। खैर, अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर तेपे शहर में कुछ महीने आगे जाती है और एक लाइव ब्रॉडकास्ट से 2 दिन पहले आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कैन नाम के एक इंटरनेट सेलिब्रिटी को, जिसने की सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग साइट पर एक नए लाइव स्ट्रीमिंग शो यानी कि स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज नाम का प्रोग्राम चलाया और यही इस मूवी का नाम भी है। थोड़ा सा अब स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंदर कैन अपनी टीम, जिसके अंदर सभी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये लोग हॉन्टेड जगहों पर जाकर वहां पर गोस्ट हंटिंग और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सब कुछ लाइव स्ट्रीम करते हैं। मतलब कि कोई भी कट नहीं होता, कोई एडिटिंग नहीं होती और यहाँ पर सब कुछ जो होता है बिल्कुल सच सामने ये लेकर आते हैं। यानी कि जो कुछ जैसा होता है ये बिल्कुल वैसा ही दिखाते हैं। अब 6 हफ्ते पहले ये प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था और तब कैन ने एक सेलिब्रिटी टॉक शो में इंटरव्यू देकर अपना विजन और टीम के बारे में बताया था। खैर, अब हम कैन की टीम के बारे में जान लेते हैं। तो टीम के अंदर है जेन जो कि एक एक्ट्रेस है, रॉब एक एक्टर है, एमजे मिस यूनिवर्स फिलीपींस है, ज़ारकारू एक गोस्ट हंटर और यूट्यूबर है और इसने ही कैन से सबसे पहले कांटेक्ट करके उसको ये आइडिया दिया था और वो हॉरर कंटेंट की लाइन में पहले से ही था, तो टीम को वो अच्छे से गाइड भी कर सकता है। खैर, अगली है एलेक्सा जो कि एक एक्ट्रेस है और टीवी होस्ट भी है और आखिरी में है रैव जो कि टिकटॉक टैरो रीडर है। खैर, अब कैन अपनी टीम को रेडी करता है और ये जाने वाले थे ताइवान के ही उसी स्टार्टिंग वाले खतरनाक शिंगलिन हॉस्पिटल में, जहाँ पर जाने पर उन्हें काफी अच्छी टीआरपी मिलने वाली थी और उनका चैनल भी काफी अच्छा ग्रो करता। अब वो यहाँ तक ये भी कह देता है कि अगर उनकी लाइव स्ट्रीम पर 3 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाते हैं तो वो सबको दोगुना पैसा देगा और अगर उससे भी ज्यादा हो जाते हैं तो और पैसा दिया जाएगा, जिसको सुनकर सभी बहुत खुश थे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। अब अगले दिन ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां से ये लोग ताइवान के लिए निकल जाएंगे और उनकी लाइव स्ट्रीम यहीं से शुरू हो जाती है। ये लोग लाइव स्ट्रीम करते हुए हंसी मजाक करते हुए ताइवान पहुंच जाते हैं, जहां पर वो मिस्टर ली से मिलते हैं जो कि उनके टूर गाइड होने वाले थे। खैर, आज की रात ये लोग पूरा मस्ती मजाक करते हैं और अगले दिन सुबह सुबह सैरा नाम की एक मीडियम के पास चले जाते हैं जो कि भूतों को और स्पिरिट जैसी चीजों से पहले डील कर चुकी है। अब ये लोग सैरा का इंटरव्यू लेते हैं, जिसका हस्बैंड उसकी बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला था ताकि सबको सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाए। सैरा
सैरा यहाँ पर कहती है कि जेन के साथ अभी एक स्पिरिट है, जिसको सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। लेकिन अचानक से सैरा हंसने लगती है क्योंकि वो खाली मजाक कर रही थी। अब सारा का सारा क्रू जो होता है वो सैरा से गोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में पूछताछ करता है। तो वो ये बताती है कि गोस्ट और स्पिरिट्स वो बहुत बार देख चुकी है, फेस कर चुकी है, और कुछ होते हैं बदले के लिए, कुछ होते हैं जो कि भटक जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। और अगर वो लोग कभी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर उनके आसपास गोस्ट या फिर स्पिरिट्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन्हें उन गोस्ट या फिर स्पिरिट्स के लिए रेस्पेक्टफुल रहना होगा और वहाँ से कैसे भी करके कोई भी चीज अपने साथ नहीं लेनी है जिससे कि वो गोस्ट या फिर स्पिरिट्स गुस्सा होकर उनको हार्म कर सके। अब फाइनली केन जो होता है वो सैरा से शिंगलिन हॉस्पिटल के नर्स के भूत के बारे में पूछने लगता है, जिसको सुनते ही सैरा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये लोग वहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं, और अगर गए तो उनके साथ में अच्छा नहीं होगा, वो मर सकते हैं, जान का रिस्क था। अब इस बात को सुनकर पूरा का पूरा क्रू परेशान हो जाता है और सैरा तो सबको वापस जाने तक के लिए बोल देती है। वो बहुत ज्यादा गालियां भी दे रही थी, इवन दो वो इतनी हाइपर हो जाती है, काफी कुछ बोल जाती है, जिसको सैरा का हस्बैंड यहाँ पर ट्रांसलेट भी नहीं करता। अब ये सब सुनकर जानकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके जाने का मन टूटने लगता है। लेकिन केन जो होता है वो यहाँ पर पैसे और फेम का लालच सबको दे देता है, जिसके चलते उनके कदम रुक नहीं पाते और फाइनली रात के 9 बजे के आसपास ये लोग शिंगलिन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब ली गार्ड से बात करता है और उसको ब्राइब करता है ताकि वो उन्हें अंदर जाने दे, एज यहाँ पर जाना बैन था, और गार्ड उनको अंदर जाने देता है। इन दोनों की आपस में बहस भी हो रही थी और यहाँ पर किसी को ना पता चले कि कोई अंदर गया है, तो इसी के चलते बाहर से मेन डोर को भी लॉक करवा दिया जाता है। ली टीम से कहता है कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत होने पर वो गार्ड को कॉल कर सकते हैं इन केस अगर कुछ होता है तो। खैर अब ये लोग अंदर जाकर अपने खाने पीने का सामान अलग रखते हैं और फिर रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप रेडी करते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड और फेस करने के लिए ज़ारकारू कुछ इक्विपमेंट सेट करता है, जिसके अंदर है EMF रीडर, जिसको हम पहले से जानते हैं, और फिर है गोस्ट बॉल्स या फिर कैट बॉल्स, जिसे वो जमीन पर रख देंगे और थोड़ी सी ही हलचल होने पर वो लाइट फ्लिकर करेगी। अगला है REM पॉड, जिसके आसपास अगर कोई भी कुछ भी आएगा तो वो आवाज करके सिग्नल देगा। और आखिर में है स्पिरिट बॉक्स, जिसके जरिए वो यहाँ पर मौजूद गोस्ट या फिर स्पिरिट से बात कर सकते हैं, क्योंकि गोस्ट और स्पिरिट्स की वॉइस या फिर साउंड फ्रीक्वेंसी अलग होती है, नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं होती। खैर इसी बीच होता यह है कि रैफ और एलेक्सा जो होते हैं वो एक स्पिरिट सेशन करते हैं, जिसमें उसे हर बार डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन और डेविल के कार्ड्स मिल रहे थे, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है। लेकिन रैफ उसे लाइट अप करता है और उसको एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी देता है। एनीवेज इसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कुछ हॉन्टेड आइटम्स लाया था, यानी कि प्रॉप्स लाया था, और कहता है कि इससे माहौल थोड़ा सा और स्केरी बनेगा। लेकिन सब ये कहते हैं कि इसकी उनको जरूरत नहीं है, ये माहौल ऑलरेडी काफी स्केरी है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि ये लोग रिकॉर्डिंग कैसे करने वाले थे, लाइव स्ट्रीम कैसे करने वाले थे, क्योंकि वो तो मेन चीज है। तो तभी पूरी की पूरी टीम जो होती है वो अपने अपने कैमरा गियर्स को पहन लेती है, ताकि उनके POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से लाइव स्ट्रीम चलेगी। और केन जो होता है वो सब कुछ मॉनिटर करने बैठ गया था, और अब यहाँ से शुरुआत होने वाली थी स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज द शो की। सभी लोग यहाँ पर मौजूद गोस्ट को बुलाने लगते हैं, लेकिन काफी टाइम तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन सडनली एक बहुत तेज हलचल होती है, जो कि अपने आप ही रुक गई थी। सबको ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही होती हैं, और थोड़ी देर बाद सभी लोग अलग अलग रूम्स में चेक करने जाते हैं, और उनको यहाँ पर शॉकिंगली बॉडी पार्ट्स, मांस और इंटेस्टाइन्स जैसी चीजें पड़ी हुई मिलती हैं, जो कि और भी ज्यादा शॉकिंग चीज थी कि 30 साल से बंद पड़ी हुई जगह पर ये सब क्या था। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन वार्ड में। तो यहाँ पर ये वार्ड सबसे ज्यादा स्केरी थी, जहाँ पर यह हॉस्पिटल बंद होने से पहले एक ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें एक साथ 15 इन्फेंट्स खत्म हो गए थे, और लोग जो थे वो इससे गुस्से और डर से भर गए थे, जिनको बाद में पता चला कि यहाँ की रेसिडेंट नर्स ने ही उन बच्चों को जहर देकर खत्म कर दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये कभी किसी को पता नहीं चला। अब पूरी की पूरी टीम जो होती है वो इसी कोशिश में थी कि आज उन्हें यहाँ से कुछ सवालों के जवाब मिल सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और उस नर्स ने ऐसा किया क्यों। तभी हम MJ और ज़ारकारू को देखते हैं, जो कि एक हॉलवे के पास आते हैं, जहां उस हॉलवे को बंद करा गया था, और वहां ज़ारकारू को कुछ अजीब सी बदबू आती है, और अब उसको यहाँ पर EMF रीडर पर काफी स्ट्रॉन्ग रीडिंग मिल रही थी। साथ ही साथ उस लास्ट कपल यानी कि शुरुआत में जिस कपल को हमने देखा था उनका कैप भी यहाँ पर मिलता है। लेकिन होता यह है कि ज़ारकारू की हालत अचानक से यहाँ पर खराब होने लगती है, और उसकी नाक से खून आने लगता है, वो खांसने लगता है। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि सब डर जाते हैं। अब हम रैफ और एलेक्सा को देखते हैं ऑपरेशन रूम के अंदर जाते हुए, जहाँ पर उन्हें कुछ अलग ही चीज मिलती है, बिल्कुल उल्टी। उनको यहाँ पर ऑफरिंग और रिचुअल का सामान मिलता है, और ये सारी खबर कभी हॉस्पिटल की बाहर नहीं आई थी कि यहाँ पर ये सब चीजें हुआ करती। अब तभी एलेक्सा को सैरा की बात याद आती है, वो उन पर रिस्पेक्ट पे करने लगती है, जिसको रैफ रोकने लगता है कि वो नहीं जानती कि यहाँ पर क्या हुआ था, और ऐसे शायद से रिचुअल की डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, और यहाँ पर क्या कुछ कैसे हुआ था वो जानते तक नहीं है। अचानक से वहाँ पर एक क्लोजेट का दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर देखने पर उनको एक सीक्रेट कॉरिडोर मिलता है, जिसकी दीवारों पर ढेर सारे इनकैंटेशंस थे। आगे जाने पर उनको एक और सीक्रेट चेंबर मिलता है, जिसके अंदर और ज्यादा रिचुअल्स और ऑफरिंग की जगह थी। यहाँ पर उनको खून भी मिलता है, साथ ही साथ वॉल के ऊपर एक डिमोनिक ड्राइंग बनी हुई थी, और दोनों ही रिचुअल प्लेसेस पर खून, बाल
हड्डियां और मांस जैसी चीजें रखी हुई थी, विच क्लियरली एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर उन इन्फेंट्स के साथ में नर्स ने क्या किया था, यहाँ पर क्या हुआ करता था, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। खैर एलेक्सा जो होती है वो अब यहाँ रिचुअल वाली जगह पर भी छेड़छाड़ करने लगती है रिस्पेक्ट पे करने के लिए, जिसको रैफ कहता है कि ये करना ठीक नहीं होगा और वो एक मुसीबत को न्योता दे देगी, जिस पर चिढ़कर वो अकेली ही आगे जाने लगती है और रैफ पीछे रह जाता है, जिसे वही डेविल टैरो कार्ड नीचे पड़ा हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो काफी डर गया था। अब अगले सीन में हम जेन और रॉब को देखते हैं जो कि एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग और बाकी कुछ सामान मिलता है और जेन बच्चों की ड्राइंग्स को चेक कर रही होती है, जिसमें तो पहले नॉर्मल ड्राइंग थी, लेकिन आगे चलते चलते ड्राइंग्स जो होती हैं वो क्रीपी हो जाती हैं, जिसके अंदर 6 हाथ वाला कोई क्रीपी डिमोनिक फिगर बना हुआ था और नर्स तक की ड्राइंग भी बनी हुई थी, जिसने ड्राइंग तक में छोटे छोटे बच्चों को खत्म किया था, यानी कि जो कुछ भी हुआ था वो रियल में करा गया। इसी बीच रॉब को कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसमें बच्चों के वार्ड की फोटोज थी और 3 नर्स की ग्रुप फोटो भी मिलती है, जिसके अंदर उनका नाम भी लिखा हुआ था और रॉब सारे नाम एक एक करके रीड करता है, जिसे मॉनिटर करता हुआ केन जो होता है वो एक जगह रोक देता है। एक नाम यहाँ पर था बू शूजैन। यहाँ पर वो नाम लेने लगता है और अचानक से ये कहने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने उन मासूम बच्चों की जान क्यों ली। अब जेन अचानक से रॉब को रोक देती है, कहती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन होता यह है कि अब तक वहाँ पर तेज हलचल होना शुरू हो गई थी। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सिस्टम मेल फंक्शन होने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेल फंक्शन होने लगे थे, पैरानॉर्मल रीडिंग भी बढ़ने लगती है और ये दोनों ही डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों दूसरे रूम में आते हैं जहाँ पर जेन ये कहती है कि उसने कुछ तो देखा था, किसी को तो देखा था, लेकिन रॉब कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये उसका भ्रम होगा। अब केन अपने मॉनिटर पर रिकॉर्डिंग रिवाइंड करता है तो उसे उस रूम के पास बने हुए दरवाजे पर एक हॉन्टेड फिगर दिख जाती है, यानी कि जो कुछ हुआ रियल में हुआ था, लेकिन वो उन दोनों को शांत रहने के लिए बोलता है कि शायद ये ली का लाया हुआ कोई प्रॉप हो सकता है। अब ये दोनों बात करते हैं और जेन जो होती है वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसने कुछ तो देखा था, मतलब कि वो जो देखा वो गलत नहीं हो सकता। और ये बातें चली रही होती है कि तभी वो पहले इस रूम से और फिर दूसरे रूम से बच्चों के यानी कि इन्फेंट्स के रोने की आवाज आने लगती है। वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उनको एक क्रेडल के अंदर अनबॉर्न बच्चा मिलता है जो कि रोने लगता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज थी। 30 साल से यहाँ कोई नहीं था तो अचानक से इन्फेंट कहाँ से आ गया। ऑब्वियस सी बात है ये सब डिमोनिक था। उसकी आवाज जो होती है उनके कानों को चुभने लगती है। इवन दो केन जो कि इन चीजों को मॉनिटर कर रहा था, अपने हेडफोन में इनको सुन रहा था, वो भी इस आवाज से परेशान होकर अपने हेडसेट को निकाल देता है। तभी दूसरी ओर हम रैफ को देखते हैं जो कि एलेक्सा को ढूंढ रहा था और उसे वही गोस्ट बॉल्स दिखाई देती हैं जो कि अब लाइट फ्लिकर करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और एक ईविल आवाज उसको सुनाई दे रही होती है, जिससे बचकर वो केन के पास चला जाता है। अब यहाँ केन के पास जेन और रॉब भी आ गए थे और रैफ ये कहता है कि वो पहले भी ऐसी सिचुएशन देख चुका है। ऐसी जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं होता और उनको अभी यहाँ से तुरंत निकलना होगा। यहाँ पर रिचुअल्स करे गए हैं, यहाँ पर पैरानॉर्मल प्रेजेंस मौजूद है, ईविल है और सभी आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन तब तक ज़ारकारो की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो उल्टियां करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस और फफोले पड़ गए थे, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब ली गार्ड को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था और जेन किसी और को कॉल करने के लिए बोलती है क्योंकि अब ज़ारकारो को हॉस्पिटल ले जाना इंपॉर्टेंट था। लेकिन केन उसे मना कर देता है, यहाँ पर वो बिना परमिट के आए थे और किसी को अगर ये पता चला तो वो लीगल ट्रबल में फंस जाएंगे और अथॉरिटीज जो है वो उनके ऊपर बहुत सारे केस लगाएगी, जिसके चलते उनकी इमेज खराब होने वाली थी क्योंकि सभी सेलिब्रिटीज थे। अब केन देखता है कि स्ट्रीम जो थी वो वायरल हो चुकी थी, तो वो ये कहता है कि वो उसे खत्म करेंगे, यानी कि यहाँ पर वो अभी भी बाहर नहीं जाना चाहता था। अब वो ये कहता है कि वो एलेक्सा को ढूंढकर ज़ारकारो को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और स्ट्रीम को खत्म करेंगे और ना चाहते हुए भी सभी को इस पर एग्री होना पड़ता है। अब हम एलेक्सा को देख पाते हैं जो कि कहीं खो गई थी और अब उसको एक ईविल फिगर हॉन्ट करता है जो कि उसका नाम तक ले रहा था, जिससे डरकर वो एक छोटे से क्लोजेट जैसे रूम में छिप जाती है। मीनवाइल हम जेन को देखते हैं जो कि ज़ारकारो के पास रुकी हुई थी। वहीं बाकी लोग जो होते हैं वो एलेक्सा को ढूंढने निकल गए थे और रॉब केन से बात करता है कि ये आवाजें और वो हॉरर प्रॉप्स उसका ही प्लान है और उसने ही सब कुछ सेटअप करवाया है, जिस पर यहाँ केन ये कहता है कि उसे इन चीजों का कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन रॉब को उस पर ट्रस्ट नहीं था तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं और उनको अब कैसे भी करके एलेक्सा को ढूंढना होगा। एक बात तो क्लियर थी कि ये सब केन ने नहीं करवाया था। एनीवेज हम जेन को देखते हैं जो कि ये नोटिस करती है कि ज़ारकारो की हालत और खराब होने लगी है, जिसको वो संभालती है। उसका डर काफी बढ़ गया था तो वो मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। वो खिड़की पर लगे हुए लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश करती है। मदद के लिए फिर से चिल्लाती है, अपनी ऑडियंस को भी मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई भी मदद नहीं आने वाली थी। ऑडियंस तो यही सोच रही थी कि ये सारी की सारी प्लानिंग है, एक्टिंग है। ऑब्वियस सी बात है सभी एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ पर गए थे, सेलिब्रिटीज गए थे, तो कौन इन चीजों पर यकीन करने वाला था। लोग तो इसको एंजॉय कर रहे थे। एनीवेज हम एलेक्सा को देख पाते हैं जिसे मूवी की स्टार्टिंग वाले कपल का कैमरा मिल जाता है। वो फुटेज को चेक करती है तो उसके अंदर भी उन्हें वो दीवार पर बना हुआ डिमोनिक
डेमोनिक फिगर दिखाई दिया था, यानी कि ईथन और उसकी वाइफ को। अब यहाँ सबसे पहले ईथन के ऊपर हमला हुआ, फिर एक फीमेल गोस्ट ने यानी कि शायद से उसी नर्स के भूत ने उसकी बीवी के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसको देखकर एलेक्सा बहुत डर जाती है। और हम रैफ और एमजे को देखते हैं, जहाँ पर रैफ कहता है कि उन्होंने कुछ तो बुरी शक्ति को जगा दिया है और वो टैरो कार्ड सच कह रहे थे, लेकिन एमजे को इन बातों पर यकीन नहीं था। अब इसी बीच रैफ को एलेक्सा दिखाई देती है, जिसके पीछे वो एक रूम में जाता है, जहाँ से एलेक्सा तो गायब हो जाती है, लेकिन उसे डिस्ट्रक्शन वाला टैरो कार्ड पड़ा हुआ मिलता है और तभी एक भूत उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें कैन को दिखाया जाता है, जो कि एलेक्सा को दूसरे कॉरिडोर में ढूंढ रहा था, जिसको अचानक से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और हम उसके आसपास भूतों को घूमता हुआ नोटिस करते हैं। तभी उसे एक डिमोनिक स्टैचू मिलता है, जिसके हाथ को प्रेस करने पर एक सीक्रेट ड्रॉर ओपन होता है, जिसके अंदर उसको एक फोटो एल्बम मिलता है, जिसमें एक आदमी की फोटो थी जो कि यहाँ पर एक कल्ट चला रहा था, एक कल्ट का लीडर था और वो इंसानी सैक्रिफाइस भी किया करता, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर रिचुअल का सामान क्यों था और ताजी चीजें यानी कि ताजा खून क्यों पड़ा रहता। जिसको देखकर कैन की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और सैरा ने बिल्कुल सही कहा था, यानी कि स्टार्टिंग वाली मीडियम ने। इसी बीच हमें एमजे को दिखाया जाता है, जो कि रैफ को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे खाली रैफ की लाश मिलती है, जिससे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी हम रॉब को देखते हैं, जो कि एक रूम में था और यहाँ पर उसे उसकी ही आवाज हॉन्ट करती है और सडनली वो खुद को ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाता है, जिसके ऊपर ढेर सारे गोस्ट हैंड्स आते हैं, यानी कि भूतिया हाथ आते हैं, जिनसे वो बहुत ज्यादा डर कर चिल्लाने लगता है। अब रॉब की आवाज सुनकर जेन उसको बचाने जाने लगती है, जिसे एक प्रेजेंस महसूस होती है, हॉन्ट करती है, लेकिन अपना असली रूप नहीं दिखाती। इसी बीच अब हम एमजे को देखते हैं, जिसको आवाजें हॉन्ट कर रही थी और वो डर कर भागती है, लेकिन अब तक उसके पीछे भी एक गोस्टली फिगर पड़ गई थी। तभी जेन जो होती है, उसको एक भूत जो होता है वो रॉब का ही रूप लेकर हॉन्ट करने लगता है, जिससे कि वो ज़ारकारू के पास आती है, लेकिन अब तक वो मर चुका था। वो मॉनिटर पर रैफ की लाश को भी देखती है और अब वहाँ पर तभी असली रॉब उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन डर के मारे उसको समझ में नहीं आता कि ये रॉब है या फिर कोई भूत है, तो वो हथौड़ा लेकर उसे स्टैब करके जान से मार देती है। इस हादसे से वो बहुत ज्यादा डर गई थी, टूट गई थी कि उसने ये क्या कर दिया। तभी दूसरी ओर हम कैन को देखते हैं, जिसको एलेक्सा मिल जाती है। वो कैन को कैमरा फुटेज के बारे में बताती है कि उसने देखा है और वो उसे ओनर्स अपार्टमेंट के बारे में बताता है, जहाँ पर उसने वो कल्ट फोटो देखी थी और वो ये कहता है कि यहाँ पर उनको कभी भी नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर इंसानी सैक्रिफाइस हुआ करते थे और शायद से आज भी हो रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग भी शायद सैक्रिफाइस के रूप में ही यहाँ पर आए हैं। अब ये लोग जेन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके माइक ग्लिच करने लगे थे और जेन को भूत हॉन्ट करके पेशेंट्स रूम के अंदर लेकर आते हैं, जहाँ पर उसे अनबॉर्न बच्चा रोता हुआ मिलता है और अब एक गोस्ट उसे चोक करके खत्म कर देता है, जिसकी सिर्फ एक झलक ही हम देख पाते हैं। अब कैन और एलेक्सा को जेन की लाश मिलती है और वो दरवाजे की दूसरी साइड से उसे मरता हुआ भी देख चुके थे, जिनसे कि उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो दोनों मेन रूम में आते हैं, जहाँ पर उन्हें ज़ारकारू और रॉब की भी लाश मिलती है। अब यहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर कैसे भी खुल नहीं रहा था। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अब तक यहाँ जो ली था वो अचानक से गायब हो चुका था। उसकी कोई भी खबर नहीं थी कि वो गया कहाँ। एनीवेज उनको एमजे की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाते हैं और उन्हें एमजे मिल जाती है, जिसके चेहरे से जुड़कर एक नया गोस्टली फेस बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि काइंड ऑफ उसको पोजेशन हुआ है। वो दोनों इससे इतना डर जाते हैं कि वो भागने लगते हैं और तभी कोई इनविजिबल शक्ति एलेक्सा को कहीं खींच ले जाती है और कैन को एलेक्सा एक रूम में मिलती है, जहां पर एलेक्सा के सामने उसका ही इविल रूप उसे जान से मारने वाला था। और अब तभी वो इविल कैन का रूप लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने चिल्लाकर उसका नाम ले लिया था। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि कैन की जो लाइव स्ट्रीम थी उसने 3 मिलियन का मार्क हिट कर दिया था, जिससे कि वो खुश होता है और यहाँ पर वो इस इविल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, यानी कि वो उल्टा इविल के ऊपर हमला करने जा रहा था। लेकिन होता यह है कि वो खिड़की तोड़कर नीचे गिर पड़ता है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन वो हंसते हंसते गया था। मतलब देख रहे हो पागलपन, मतलब कि जान चली जाए लेकिन लाइक और व्यूज कंप्लीट होने चाहिए, which was very weird। मतलब इन्होंने शायद ये कहावत नहीं सुनी कि जान बची तो लाखों पाए। एनीवेज अब हम ये देख पाते हैं कि किसी दूसरे ही सोशल मीडिया हैंडल पर कोई व्यक्ति होता है जिसने कि काला लिबास पहना हुआ था, और ऐसे ही बीच में एक काले लिबास वाले किसी को तो हमने देखा था, जो कि इस पूरे ग्रुप की कहानी को बता रहा होता है कि कैसे यहाँ पर ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज जो थे, यानी कि कैन वगैरह, वो इस हॉन्टेड हॉस्पिटल में लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त खत्म हो गए। और वो चैलेंज भी करता है दुनिया को कि और किसी को इन्वेस्टिगेट करना है, ट्राई करना है तो यहाँ पर आ सकता है। और एक खास बात ये थी कि यहाँ पर वो एक चश्मे को उठाकर पहनता है, यानी कि चश्मा उठाता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि ली का लग रहा था। और मैंने आपको कहा भी था कि ली बीच में कहीं गायब हो गया था, which was very weird। तो क्या हो सकता है कि इन सब चीजों के पीछे ली का हाथ था? एनीवेज यहाँ पर एक खास बात इस रिकॉर्डिंग के अंदर ये थी कि कैन के मरने के बाद कोई तो विंडो पर था जिसने कैमरा लिया हुआ था और वो उसकी बॉडी को रिकॉर्ड कर रहा था। खैर इसके बाद में हम कैन का एक इंटरव्यू देखते हैं, जो कि यहाँ पर आने से पहले उसने दिया था। वहाँ पर एक पार्ट था जहाँ पर उसने ये कहा था कि वो एक ऐसी खतरनाक
खतरनाक मूवी करना चाहता है जिसको करते हुए वो मारा जाए, और सेम उसके साथ अंत में ऐसा ही हुआ था। और अब हमको इस मूवी का एक खतरनाक सीन दिखाया जाता है कि सुबह के 6:23 हो रहे थे और हमें शॉकिंगली एलेक्सा को दिखाया जाता है जो कि सुबह होते ही इस हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी। लेकिन क्यों, ये तो हमको समझ में नहीं आता। क्यों इस हॉरर ने, इविल ने उसको छोड़ दिया, या फिर अगर ली ने भी ये सब किया था तो उसने यहाँ पर एलेक्सा को क्यों छोड़ दिया, या फिर शायद से ऐसा हो सकता है कि अब वो एक जरिया बन चुकी है जिसके जरिए इस ताइवान किलर हॉस्पिटल के अंदर या फिर जो इविल है वहाँ पर और लोग आएंगे, जिसके चलते यहाँ पर ढेर सारे सैक्रिफाइसेस होने वाले थे। एंड मे बी ली उनके लिए ही काम कर रहा था, शायद से पोजीशन में आकर। और बूम, इसी के साथ में ये खतरनाक ताइवानीज हॉरर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।